मछली वाला खेलते हैं। चलो, एक मछली पानी में गई, छपैक, दो मछली, दो मछली फिर पानी में गई। छपैक। शो का टाइम शुरू। हाय, मैं हूं अयाज और आप देख रहे हो आउट ऑफ द बॉक्स। ये सब तफरी करने तभी आते हैं जब मेरे शो का टाइम शुरू होता है। एनीवेज, आज आउट ऑफ द बॉक्स में मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं, चलो जानते हैं। आज मेरे पास है OnePlus 12R। इसका रिव्यू आप देखोगे। वैसे था तो ये पिछले हफ्ते भी मेरे पास, बट तब एम्बार्गो में था, तब रिव्यू नहीं कर सकते थे। साइबर सिक्योरिटी में आज जानेंगे ऐसी मास्टर ट्रिक जो आपको हर तरह के साइबर फ्रॉड से बचाएगी। इसके अलावा बात करेंगे लावा मोबाइल्स के MD एंड प्रेसिडेंट सुनील रायना से। लावा ने स्मार्टफोन मार्केट में बढ़िया कमबैक किया है। सुनील से इस पर भी बात होगी, लेकिन सबसे पहले जानते हैं टेक वर्ल्ड से आ रही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स। अब आप सपने भी अपनी पसंद से देखोगे। यूएस की एक कंपनी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसको लगाकर आप नींद में अपनी पसंद के सपने देख सकते हो। इस डिवाइस का नाम है हेलो और ये ऐप से कंट्रोल होता है। इसको आप सोते वक्त अपने सर पे पहनना और जो सपना चाहो वो आप देखना। बस आप कोई सपने पूरे करने वाला डिवाइस भी बना दे और कुछ चाहिए ही नहीं मुझे। इलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने पहली बार इंसान के दिमाग में चिप लगा दी है। इस चिप के जरिए आप अपने दिमाग से ही कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स को कंट्रोल कर पाओगे। ये चिप उन लोगों के बहुत काम आएगी जिनके हाथ या पैर नहीं है या फिर किसी बीमारी की वजह से उनके हाथ या पैर काम नहीं करते। AI अब लोगों की शादी भी करा रहा है। रशिया में एक बंदे ने ChatGPT का बॉट बनाया और उस AI बॉट ने डेटिंग ऐप टिंडर पर 5239 लड़कियों से बात की। इनमें से कई लड़कियों से वो मिलने भी गया। बात ChatGPT करता था, मिलने बंदा जाता था। बाद में ChatGPT ने 5238 लड़कियों को रिजेक्ट किया और एक को इस बंदे के लिए सिलेक्ट किया, जिससे बाद में इस बंदे ने शादी भी कर ली। डीफेक वीडियो के जरिए हांगकांग में एक कंपनी के साथ 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड हुआ है। क्रिमिनल्स ने कंपनी के एक ऑफिशियल के साथ ऑनलाइन जूम मीटिंग सेटअप की और इस कॉल में कंपनी के सभी लोगों का डीफेक वीडियो चलाया। ऐसा करके 200 करोड़ रुपए की डील की और फिर ऑफिशियल से अपने बैंक अकाउंट में 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। जब से RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को सर्विसेज बंद करने का ऑर्डर दिया है, तभी से साइबर क्रिमिनल्स पेटीएम का फेक कस्टमर केयर नंबर कस्टमर्स के साथ SMS पे शेयर कर रहे हैं। अगर आप इस नंबर पर कॉल करोगे तो आपके साथ साइबर फ्रॉड हो सकता है। इसीलिए आप कस्टमर केयर कॉल करने से पहले ये कंफर्म कर लें कि ये नंबर सही है या नहीं। QX Lab AI ने दुनिया का पहला नोड बेस्ड हाइब्रिड जनरेटिव AI प्लेटफॉर्म AskQS लॉन्च किया है। ये AI प्लेटफॉर्म 100 लैंग्वेजेस समझता है। इसमें इंडिया की 12 लैंग्वेजेस शामिल है, जैसे हिंदी, बांग्ला, तेलुगु, मराठी, तमिल और उर्दू। आउट ऑफ द बॉक्स में अब करते हैं OnePlus 12R का रिव्यू। अरे आयाज भाई क्या हुआ? रिव्यू बाद में करना प्लीज। मेरा एक दोस्त है, उसका फोन चोरी हो गया कल। फोन चोरी हो गया? हाँ, तो अब उसने वो पैटर्न लगा रखा है यू गंदा सा। वो तो खुल जाएगा आराम से। हाँ, तो मतलब कोई तरीका नहीं है कि फोन बंद हो तो सिम पे कोई लॉक हो जाए, कुछ प्रोटेक्शन आ जाए, क्योंकि OTP तो सारे उसके चले जाएंगे। नहीं, अब उसके साथ तो नहीं हो सकता। अब उसका फोन खो गया, अब वो सिम लॉक नहीं लगा सकता। लेकिन अगर कभी तेरे साथ ऐसा हो तो उससे बचने के लिए क्या करियो, अपने फोन में सिम लॉक लगा लियो पहले ही। कैसे लगेगा? मैं बता रहा हूँ आज ही। वैसे तो हम सब अपने फोन्स में ना लॉक लगा के रखते हैं, लेकिन हमारा सिम लॉक नहीं होता। आपका सिम यूज करके चोर आपके बैंक अकाउंट, गूगल पे, फोन पे जैसे अकाउंट्स को एक्सेस कर सकता है, कॉज आपके पासवर्ड रीसेट मैसेज एंड सारे OTP ना आपके सिम पे आते हैं। उनके जरिए वो आपके सारे जो बैंक अकाउंट्स हैं ना, जितने भी आपके पास हैं, वो सब खाली हो जाएंगे, कुछ नहीं छोड़ेगा। ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आपको क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपको सिम लॉक ऑन कर लेना है अपने फोन पे। इसके लिए सेटिंग्स में आपको जाना है और सर्च बार में ना सिम लॉक टाइप करना है बस। फिर सिम लॉक के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है एंड लॉक सिम को ऐसे ऑन कर देना है एंड फिर आपको सिम पासवर्ड सेट कर देना है। अब अगर आपका फोन चोरी हो जाता है तो चोर सबसे पहले फोन ही ऑफ करता है ताकि कॉल्स ना आए, और अगर उसने आपका फोन एक बार भी ऑफ किया तो फिर ऑन करने पर वो सिम यूज नहीं कर पाएगा, बिकॉज सिम तो लॉक्ड है ना भाई, आपने लॉक कर दिया। मैंने ट्रिक आपको बता दी, आपने सुन ली। आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं OnePlus 12 का रिव्यू। तारीफ तो बड़ी हुई है इस फोन की, लेकिन टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा है। ये OnePlus 12 का छोटा भाई OnePlus 12R। इसे आप देखो ना, सामने से देखो, पीछे से देखो और साइड से भी देखो, दिखने में बिल्कुल OnePlus 11R के जैसा ही है, विद नो नोटिसेबल डिफरेंस।
OnePlus अब लगता है ना इस डिजाइन के साथ सेटल हो गया है शायद। ये बड़ा सा सर्कुलर शेप का कैमरा मॉड्यूल टॉप लेफ्ट पे आपको दिखेगा। इसके अंदर ये 4 होल्स हैं, 3 के अंदर कैमरास हैं, यहाँ पर ये फ्लैश लाइट है और एक फ्लैश लाइट ऊपर की साइड भी है एंड इट लुक्स गुड। इसमें 2 कलर वेरिएंट्स है, ये ब्लू वाला वेरिएंट है एंड एक ग्रे वाला वेरिएंट भी है जो ब्लैकिश था। ब्लैकिश था क्या, पूरा ब्लैक ही है, दे कॉल इट ग्रे, आई जस्ट डोंट नो व्हाई। इसमें ग्लॉसी फिनिश एंड ग्रे वाले में फ्रॉस्टेड मेटल फिनिश इन्होंने दी है। 12R में वैसे इस बार मेटल फ्रेम OnePlus ने दिया है, 11R में प्लास्टिक फ्रेम था, गुड एडिशन। बाकी लेफ्ट स्लाइडर इन्होंने गायब कर दिया है, गायब नहीं किया यार, इधर था पहले राइट साइड पे, लेफ्ट पे डाल दिया इन्होंने इस बार। मतलब क्या कर रहे हो उधर से इधर, आई जस्ट डोंट नो। नेक्स्ट टाइम पता नहीं कहाँ लगाएंगे, विल हैव टू सी। एंड IR ब्लास्टर OnePlus अब अपने फोन में देने ही लगा है, सो ये तो बढ़िया है। फोन हाथ में मस्त लगता है, बैक पर फिंगरप्रिंट्स वैसे छप जाते हैं बट कलर इसका ना लाइट है तो इतने ज्यादा दिखते नहीं है। फोन का वेट है 207 ग्राम, सो नॉट अ वेरी लाइट वेट फोन आई वुड से, बट डिसेंट है, चलता है। OnePlus 12R का जो डिस्प्ले साइज है वो है 6.78 इंच का एंड डिस्प्ले में इन्होंने कोई कंजूसी नहीं की है भाई इस बार। एक जगह की है वैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ की है। तो 6.78 इंच का LTPO AMOLED पैनल यहाँ पे आपको मिल रहा है। बढ़िया डिस्प्ले है विद अ पीक ब्राइटनेस ऑफ अप टू 4500 निट्स एज क्लेम बाय OnePlus। कलर्स डिस्प्ले पे अच्छे आते हैं। आउटडोर्स में जब आप फोन को बाहर लेके जाओगे, सनलाइट में यूज करोगे तो भी डिस्प्ले क्लियरली विजिबल रहती है। कर्व डिस्प्ले के साथ OnePlus गया है, मतलब कंटिन्यू किया है 12 एंड 12R में इस फोन में भी। आजकल वैसे कर्व्ड जो डिस्प्ले का ट्रेंड है वो थोड़ा कम होते जा रहा है, फ्लैट डिस्प्ले की तरफ धीरे धीरे लोग मूव कर रहे हैं, बट स्टिल सब्जेक्टिव है ये। ऑल्सो डिस्प्ले कर्व्ड है तो एजेस भी कर्व्ड है, नो फ्लैट एजेस है। रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है जो स्टैंडर्ड आजकल चल रहा है। इस बार LTPO पैनल OnePlus ने यहाँ पे यूज किया है तो ये वेरिएबल रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक वेरी करता है बेस्ड अपॉन द कंटेंट यू यूजिंग। विद सेव्स बैटरी पावर। XDR10 Plus का सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है एंड डॉल्बी विजन का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। कैमरा आप देखोगे ना तो OnePlus 12R में इन्होंने 11R वाला ही कैमरा दे दिया, देयर इज नो चेंज एंड आई थिंक यार यहाँ पे इन्होंने कंजूसी की है। 11R का कैमरा वैसे बुरा नहीं था, इनफैक्ट इट वाज गुड, सही फोटो से आते मैंने रिव्यू किया था उसका भी, बट थोड़ा यहाँ पे ना अपग्रेड तो बनता ही था भाई। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 सेंसर है, OIS आपको यहाँ पे मिल रहा है। डे लाइट में फोन अच्छे इमेजेस क्लिक करता है, इमेजेस में आपको अच्छी डिटेल्स मिलती है, कलर टोन भी नेचुरल रहती है काफी हद तक एंड यू वोंट नोटिस एनी नॉइज जब आप प्रॉपर डे लाइट में फोटोज क्लिक कर रहे हो। एक्सपोजर लेवल्स को भी आप देखो, डायनेमिक रेंज भी कैमरा अच्छे से कैप्चर कर रहा है। सी फोटोज कितने सही से आ रहे हैं, कोई डिस्टॉर्शन आपको इन इमेजेस में नहीं दिखेगी। सो डे लाइट में जो उसकी परफॉर्मेंस है वो बढ़िया, इट्स गुड। अल्ट्रा वाइड के लिए 8 मेगापिक्सल का लेंस है, सो आप इसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, बट स्टिल मतलब फोटोज आर डिसेंट, बट कीप इन माइंड जस्ट 8 MP लेंस विच इज प्रीटी मिड रेंज टाइप। फिर 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस यहाँ पे है, टेलीफोटो लेंस नहीं है, सो नो ऑप्टिकल जूम। 2x एंड 5x पर आप जा सकते हो, इमेज क्लिक कर सकते हो। 2x पर क्वालिटी इज फाइन एंड 5x पर ना नॉट दैट गुड। ओवरऑल OnePlus 12R की कैमरा परफॉर्मेंस डिसेंट है कंसिडरिंग के कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, बट इट वोंट डिसअपॉइंट यू। सेल्फी के लिए यहाँ पे मतलब ओल्ड 16 मेगापिक्सल वाला ही सेंसर है, इसके भी ना वही हाल है, मतलब ठीक ठाक हाल है, सेल्फी अच्छी आ जाती है। आप देखो वीडियोस में आप 12R से 4K 60 FPS शूट कर सकते हो, बट ओनली विद द प्राइमरी कैमरा। अल्ट्रा वाइड से एंड सेल्फी कैमरा से 1080p पर ही आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। प्रोसेसर में देयर इज अपग्रेड, अगर आप फोन को ना खोलोगे तो आपको अंदर मिलेगा इसके Snapdragon 8 Gen 2, लेकिन अगर नहीं भी खोलोगे तो भी आपको 8 Gen 2 ही मिलेगा, सो मत खोलना। 8 Gen 2 लास्ट ईयर का फ्लैगशिप चिपसेट है, सो फोन की परफॉर्मेंस तो सुपर फास्ट होनी चाहिए एंड ऐसा ही यहाँ पे है, फोन डिसअपॉइंट नहीं करता अपनी परफॉर्मेंस से। मैंने जितना इस फोन को यूज़ किया है 12R को अराउंड 15 से 16 दिन, एक बार भी फोन लैग नहीं हुआ, कहीं अटका नहीं है, एकदम स्मूथ और लैग फ्री एक्सपीरियंस मुझे इस फोन पे मिला है। हाई सेटिंग्स में आप इस पे गेम्स इजीली खेल सकते हो, आई प्लेड BGMI, HPL9, जेशन इम्पैक्ट एंड सभी गेम्स यहाँ पे फ्लॉलेसली चले। 2 वेरिएंट में फोन आता है, 8GB 128GB एंड 16GB 256GB एंड यहाँ पर ना इन्होंने बेस वेरिएंट में UFS 3.1 स्टोरेज टाइप दी है एंड टॉप वेरिएंट में UFS 4.0 आपको यहाँ पे मिलती है। सो अगर आप बेस वेरिएंट लेते हो ना तो उसमें आपको ना टॉप वेरिएंट के कंपैरिजन में ऐप लोडिंग टाइम में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इनको बेस वेरिएंट में भी ना UFS 4.0 देना चाहिए था। Oxygen OS 14 आपको यहाँ पे मिल रहा है बेस्ड ऑन Android 14 एंड अब Oxygen OS में एंड Color OS में कुछ फर्क नहीं बचा एक्सेप्ट फॉर द नेम। OnePlus 3 साल की OS अपग्रेड यहाँ पे आपको प्रॉमिस कर रहा है और 4 साल की सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देगा इस फोन में। बैटरी यहाँ पे 5500 mAh की, 11R में 5000 mAh की थी, विच मीन्स OnePlus फोन्स में अब तक की सबसे ज्यादा बैटरी आपको 12R में मिल रही है, 5500 mAh है, सो बैटरी बैकअप इज नॉट अ प्रॉब्लम। 100 वाट की फास्ट चार्ज सपोर्ट है यहाँ पे, सो आधे घंटे में 100 वाट मतलब 100 वाट 100% तक फोन चार्ज हो जाता है। सो लेट्स कम टू द कंक्लूजन। सो OnePlus 12R का 8GB 128GB वेरिएंट 40000 का एंड 16GB 256GB 46000 का। लास्ट ईयर वाली प्राइस इन्होंने ऑलमोस्ट रखे हैं एंड इस प्राइस पे आई वुड से इट्स अ डिसेंट डील। प्रोसेसर यहाँ पे बढ़िया 8 Gen 2, डिस्प्ले मस्त है, नो कॉम्प्रोमाइज है, बैटरी भी इस बार बढ़ी दी है इन्होंने। हाँ कैमरा को ना इनको यार थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए था भाई, बट स्टिल अगर आपको एक क्लीन UI वाला फोन चाहिए, परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए तो you can still consider the OnePlus 12R.
आपको पता है पिछले साल इंडिया में लोगों के साथ 7,500 करोड़ रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ है। मतलब 7,500 करोड़ रुपए हम लोगों ने गंवाए हैं साइबर फ्रॉड में। हमें यह भी पता है कि अगर कोई हमें ओटीपी मांगता है हमसे तो हमें वो शेयर उसके साथ नहीं करना है, बिना सोचे समझे कोई क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना है, ये हम जानते हैं। किसी स्कैम लिंक पर हमें क्लिक नहीं करना है, ये भी पता है, बट फिर भी हम फंस जाते हैं। सो ऐसा क्यों होता है? साइबर क्रिमिनल आपकी किस बात का फायदा उठाते हैं, कैसे आप हर तरह के साइबर फ्रॉड से बच सकते हो, आज यही जान रहे हैं साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे से। अमित, सब कुछ पता होने के बाद भी हम लोग क्यों साइबर क्रिमिनल्स की ट्रिक में फंस जाते हैं? लेकिन आप खुद गलती करते हैं और क्रिमिनल उस समय आपके माइंड को मैनिपुलेट करता है। वो कैसे करता है? जैसे कि आपको क्या तो ल्योर करेगा, या आपको गुस्सा दिलाएगा, या आपका जो ईगो है उसको हर्ट करेगा। तो जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि इंसान की काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 कमजोरियां हैं, उन्हीं के अराउंड खेल रहा है वो। हमें जो ध्यान देने वाली बात है कि हमें किसी भी चीज़ पर इंस्टेंट रिएक्शन नहीं लेना है जब वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड हो। अचानक से आपको कॉल आ जाएगा कि आपके पापा ने आपको रेंट देने के लिए बोला है, मैं एक काम करता हूँ, आपको यूपीआई पे रेंट पे कर देता हूँ, आपका जो रेंट है। और आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए कि मुझे क्यों, मेरे अकाउंट तक, ठीक है कर दो। अच्छा, मैं आपके क्यूआर कोड भेज रहा हूँ, आप पेमेंट ले लीजिए। आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे, आपका पेमेंट चला जाएगा। तो अब आपने ध्यान ही नहीं दिया कि इस तरह की चीज़ें मैं एक बार वेरीफाई भी कर लूँ, अपने फादर से भी कॉल कर लूँ। व्हाट्सएप पे लोग पैसे मांगते हैं, लोग दे देते हैं। अमित, हर साइबर क्राइम के पीछे ना एक क्रिमिनल एक कहानी बनाता है जिसमें वो लोगों को फंसाता है, लेकिन इससे एक आम बंदा, एक मेरे जैसा बंदा कैसे बचे? पहले तो एक जो मॉडल मैं बोलता हूँ जीरो ट्रस्ट मॉडल, स्पेशली जब आप फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने वाले हो, आपसे कोई पैसा मांग रहा है, आपको कोई बिल का पेमेंट करना है, आपको किसी भी जगह पेमेंट करना है, आपने थोड़ा सा वेरिफिकेशन करना है। एक चैनल पे नहीं जाना है। जैसे व्हाट्सएप पे मांगा तो आप उसको कॉल लगा लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए भाई आपने मांगे हैं पैसे। यदि फेसबुक पे मांगा तो किसी और चैनल पे भी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी व्यक्ति के सारे प्लेटफॉर्म हैक हो गए हों एक साथ। एक हुआ होगा या 2 हुए होंगे, तो आप वेरीफाई करेंगे, जब आप आश्वस्त हो जाए तभी आप वो एक्शन लें। कई बार हमें ऐसा भी होता है कि लोगों के पास स्कैम लिंक्स आते हैं, व्हाट्सएप पर आएंगे, फेसबुक पे आएंगे, या फिर अब तो फेक वेबसाइट भी साइबर क्रिमिनल्स बना ले रहे हैं। तो उससे कैसे बचना है भाई? जब आपको कोई ऑफर आ रहा है, आप गूगल पे लिंक सर्च कर रहे हो, या गूगल पे आपने देखा कि मुझे सस्ता होटल चाहिए, जो भी है, और उस पर आप चले गए, ऐसे में उस होटल की लिंक आप वेरीफाई कर सकते हैं। उसके लिए एक टूल बता देता हूं मैं आपको, उसका नाम है whois.domaintools.com। गूगल पे जाएंगे, आप मिल जाएगा whois डिटेल्स किसी भी वेबसाइट के निकालने के लिए। जब आप उस पर किसी भी वेबसाइट का लिंक सर्च स्कैन करेंगे तो वो आपको बता देगा कि वेबसाइट किसने रजिस्टर कराई है, कब रजिस्टर हुई है, कितनी पुरानी है। ये 3 चीज़ें ज़रूर बताएगा। यदि कोई क्रिमिनल ने वो कराई है तो उसमें क्रिमिनल का डिटेल नहीं होगा, वो हाइड होगा सारा डिटेल। यदि कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है या रेनाउंड एंटिटी की वेबसाइट है, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, तो उसमें उसके ओनर की डिटेल हाइड नहीं होंगे। हमारे यहाँ अराउंड 80% चाइनीज कंपनियों के स्मार्टफोन्स ही बिकते हैं। लावा को छोड़ के कोई भी इंडियन ब्रांड ना इस वक्त मार्केट में आप देख लो कि आपको दिखेगा ही नहीं। चाइनीज फर्म्स ने इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को कैसे कैप्चर किया, इंडियन ब्रांड्स ने क्या क्या गलतियां की, इसी पर आज बात करते हैं लावा इंटरनेशनल के एमडी सुनील रायना से। सुनील, अब लावा पे बात करते हैं। लावा अगर हम बात करें 2013-14 की, तो यू वर अमंग द टॉप प्लेयर्स इन इंडिया। लेकिन बाद में ऐसा क्या हुआ कि एक वक्त आया कि आप लोग मार्केट से ऑलमोस्ट नहीं रहे, बचे नहीं? देखिए, मैं 2013-14 क्यों हुआ उसका एक आपको बैकग्राउंड देता हूँ पहले तो, कि हम उस सिचुएशन में आए कैसे। अगर आप रफली अबाउट 2009 के आसपास जब आप देखेंगे, इंडिया में कई सारी कंपनीज स्टार्ट हुई थी, और क्योंकि मोबाइल में एक बूम आया था, एक नेटवर्क एक्सपैंड हो रहा था ऑपरेटर साइड से, और एट द सेम टाइम सिंगल प्लेयर डोमिनेशन था उस टाइम पे। तो एक ही प्लेयर था, तो मोस्टली 80% मार्केट शेयर था होता था। तो एक अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी थी। तो उस अपॉर्चुनिटी के चलते बड़े सारे ब्रांड क्रिएट हो गए। बट जिस तरीके से इस इंडस्ट्री को उस टाइम पे एड्रेस किया गया, क्योंकि अगर आप देखेंगे बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट हुई वो फ्रंट एंड पे हुई, क्योंकि प्रोडक्ट पे बड़ा अच्छा काम नहीं हुआ। प्रोडक्ट के पीछे की जो मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन कि कैसे हाई क्वालिटी, अच्छी एक्सपीरियंस, इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाए जाएं, इसके पीछे जो कंपनीज हैं उन्हें बहुत कम ध्यान दिया। बिल्कुल। तो जब 2013-14 हुआ, उस टाइम पे जो स्ट्रेंथ थी चाइना की, जो उन्होंने पिछले 1-2 डिकेड से बनाई थी, वो जब स्ट्रेंथ आई तो उस स्ट्रेंथ के चलते उनका जो मार्केट शेयर है, तो वो उन्होंने अचानक से पूरा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। वो तो एक फैक्टर था कि उनके पास प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी थी और उनके पास एक्सपीरियंस था
कम से कम 1.5 से 2 डिकेड का इलेक्ट्रॉनिक्स में उनका एक एक्सपीरियंस था, मैन्युफैक्चरिंग का, डिज़ाइन का उनका एक्सपीरियंस था, जो हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं था। दूसरा ये था कि जिस तरीके से उन्होंने प्राइसिंग करी, वो काफ़ी सारा उन्होंने कैश बर्न किया। तो नेट रिजल्ट ये था, जब ये दोनों कंबाइन हो गए तो जो इंडियन कंपनीज थी वो कम्पीट नहीं कर पाई प्राइस के ऊपर। तो उस डिस्ट्रप्शन के चलते जो है, मुझे लगता है 300 कंपनीज हुई होंगी जिन्होंने स्टार्ट किया होगा, उसमें से अब 299 कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लकीली हमने किसी तरीके से अपने आप को संभाल के इस स्टेज पे लाया कि हम ग्रोथ कर रहे हैं। तो आज ये सब चीज होने के बाद आज आप लावा को कहाँ प्लेस देखते हैं इन इंडियन मार्केट? अभी काफी स्मार्टफोन्स आपके आए और काफी पॉपुलर भी हुए, टू बी ऑनेस्ट, इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं जस्ट आपके सामने बैठा हूँ, बट हाँ रिव्यूड सम फोन्स और काफी अच्छा रिस्पॉन्स उनका रहा कस्टमर से। तो अभी आप कहाँ देखते हैं लावा को? नहीं, देखिए अभी इंडिया में दो चीज़ें हो रही हैं। नंबर 1 फैक्टर है कि इंडिया की एस्पिरेशन बढ़ रही है। मतलब पिछले कुछ सालों में इंडिया एक बहुत हाई लेवल ऑफ एस्पिरेशन पे चला गया, राइट? विच मीन जो लोग हैं इंडिया के, उनकी एस्पिरेशन ये है कि जो भी हम करें, जो भी कंट्री से हो, वो हमारा इंडिजीनियस हो, हमारा खुद का हो, अपनी कंट्री का हो, राइट? तो लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, मुझे लगता है बहुत कम इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिसमें ऐसी सिचुएशन है कि लगभग 90-95% जो है फॉरेनर्स का एग्जैक्टली इन अ वे ऑक्यूपेशन है। यही चल रहा है मार्केट में। तो अब ये जो चीज़ है, ये हमें समझ आ गई कि ये कस्टमर्स भी ये चाहते हैं, लोग भी चाहते हैं कि ये हमें अपना कोई ऑल्टरनेटिव मिले जिसको हम अपना ब्रांड कह पाएँ, जिसको हम अपनी कंपनी कह पाएँ। अभी तो हमारी ट्रेजेक्ट्री ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, और प्लस जो लोगों का हमें सपोर्ट है वो बड़ा स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बट मुझे लगता है अभी भी हमें वो ट्रस्ट और बिल्ड करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी 1 ही साल हुआ, 1-1.5 साल हो गया जब हमने कुछ अच्छा काम करना शुरू किया है। तो इट टेक्स सम टाइम कि लोगों को अभी भी थोड़ा डाउट रहता है कि नहीं यार, पता नहीं है वही वही वाले तो नहीं है कि भाई पुराने एग्जैक्टली कभी फिर नहीं चले जाए। तो मुझे अभी वो डाउट है, उसको हमने एड्रेस करना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। तो वी आर हेयर फॉर द लॉन्ग प्ले। मतलब जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ये इंडस्ट्री अगर इट्स इन अ वे कॉलोनी ऑफ फॉरेन प्लेयर्स, 95% प्लस इट्स लाइक अ कॉलोनी, राइट? तो हमें हमारा पर्पस क्या? हमारा पर्पस है वी हैव टू डीकॉलोनाइज इट। तो डीकॉलोनाइजेशन मतलब जब तक हम 25-30% मार्केट शेयर एज इंडियन कंपनीज इस इंडस्ट्री का नहीं लेते हैं, तो आई वोंट से कि ये डीकॉलोनाइज हो गई है। कम से कम 20-25% तो डेफिनेटली हमारा राइटफुल शेयर बनता है। आई एम श्योर वी विल गेट देयर। जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही आ रहा था कि एक्सपेक्टेशन आपकी क्या है? तो आपने बता दिया कि एक्सपेक्टेशन ये है कि 25% शेयर तो हमारा एटलीस्ट हो, बिकॉज हम यहाँ के ब्रांड हैं, हमें कुछ तो मिलना चाहिए। एक चीज़ और मैं सुनील आपसे पूछूंगा कि आपने जो लावा अग्नि की बात करता हूँ, उसको आपने मार्केट किया एज अ ओनली इंडियन 5G फोन। तो इंडियन 5G फोन तो और लोग भी कर रहे हैं, कह रहे हैं मेड इन इंडिया बना रहे हैं, हर कोई डब्बे पे लिखा आता है मेड इन इंडिया। तो ये चीज़ बताएं, तो अगर वो भी मेड इन इंडिया है तो फिर आप ओनली मेड इन इंडिया कैसे हुए? नहीं, एक तो होता है मेड इन इंडिया, दूसरा होता है इंडियन। जैसे हम तो इंडियन है, राइट? एज ए कंपनी वी आर इंडियन। जिन लोगों ने उस पर काम किया वो इंडियन है, जिन लोगों ने वो फ़ोन बनाया वो इंडियन है, जिन लोगों ने मैन्युफैक्चर वो इंडियन है, राइट? तो ये तो 100% एग्जैक्टली इंडियन पॉइंट है। एक तो मेड इन इंडिया, चलो ठीक है, मेड इन इंडिया तो क्या होता है अपने यहाँ पे फैक्ट्री में कुछ, और आई थिंक मेड इन इंडिया में भी बाहर से कंपोनेंट्स आते हैं, वो सिर्फ असेंबल ही हो रहे हैं जहाँ तक मैं बिल्कुल। देखिए क्या है कि इकोसिस्टम बनते बनते टाइम लगता है। अभी देखिए आप 30-40% कंपोनेंट्स हमें इंडिया में मिल जाते हैं, राइट? लेकिन बाकी जो बड़े कंपोनेंट्स हैं, आपका चिपसेट हो गया, आपका मेमोरी हो गया, ये अभी जो हाई कॉस्ट कंपोनेंट्स हैं, अभी इंडिया में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट वो भी आ जाएगा। आउट ऑफ द बॉक्स में आज इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते संडे 2:30 PM ऑन जी न्यूज।